तो अब बात करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन को ड्राइव कैसे करना है। तो सबसे फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको यहां बता दूं, वन डायमेंशनल मीन्स हम सिर्फ शॉर्टकट में ऐसे ही लिखते हैं, वन डायमेंशनल। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि ये मैंने वन डायमेंशनल लिखा है। ऐसे हम 3D में क्या लिखते हैं, 3D मीन्स थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इसको ड्राइव करने के लिए पहले हमें कुछ एजम्पशन मानने पड़ेंगे या कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक क्या है, पार्टिकल है। ये मैंने शेडेड लाइन से क्या लिखा है, ये हमारा पार्टिकल है। ठीक है, अब ये पार्टिकल, क्योंकि ये वन डायमेंशनल केस है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं इसके पास जितनी भी वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। इसका मतलब पार्टिकल vx वेलोसिटी के साथ x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि इस पार्टिकल का जो मास है वो m है, इस पार्टिकल की जितनी भी वेलोसिटी है वो सिर्फ x डायरेक्शन में है, यानी vx है। अगर इस पार्टिकल के पास मास है, वेलोसिटी है, तो इस पार्टिकल के पास एक मोमेंटम भी होगा। वो मोमेंटम क्या होगा, जितना भी होगा x डायरेक्शन में होगा, बिकॉज वेलोसिटी x डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी x डायरेक्शन में होगा, और वो हो जाएगा mvx। इतना अज्यूम करने के बाद हमें क्या करना है, लेट दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ पोटेंशियल फील्ड v इक्वल टू vx, यानी जो पोटेंशियल फील्ड है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन है। कहने का मतलब जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल किसी पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है। ऐसा समझ सकते हो जैसे एटम के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे मूव कर रहा हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। वैसे ही हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो भी किसी पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है। वो पोटेंशियल फील्ड जो है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन है। ठीक है, यानी ये एक्स क्या दिखा रहा है, जो भी ये पोटेंशियल फील्ड है जिसमें ये पार्टिकल मूव कर रहा है वो क्या है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है, यानी v इक्वल टू v ब्रैकेट में x है। ठीक है, लेट दिस पार्टिकल इज मूविंग इन पोटेंशियल फील्ड vx, या इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स में, लेट पार्टिकल हैज अ पोटेंशियल एनर्जी v equal to vx, that is potential energy is the function of position, that is potential energy of this particle is the function of position। आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे लिख सकते हैं इस बात को। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो फिर आप इसके बाद क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स टोटल एनर्जी E, टोटल एनर्जी को हम कैपिटल E से दिखा रहे हैं, ऑफ दिस पार्टिकल, देन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स टोटल एनर्जी E ऑफ दिस पार्टिकल। आपको पता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल की या किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी E काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब देखो
क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपको पता है, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी हमारी जितनी भी है एक्स डायरेक्शन में है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी हमने बता दी पार्टिकल की कितनी है, वी एक्स है। इतनी बात समझ गए? क्या मैं इस एनर्जी के एक्सप्रेशन को मोमेंटम के टर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? मैंने बताया था आपको कि ऊपर नीचे हमें m का मल्टीप्लाई कर देना होता है अपॉन 2m प्लस वी एक्स। ठीक है, यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, p स्क्वायर बाई 2m। अब p जितना भी है वो, मोमेंटम जितना भी है वो x डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अच्छी तरह से लिखते हैं, यानी टोटल एनर्जी क्या हो गई, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स। ठीक है, ये पार्टिकल की टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो पार्टिकल की टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हुआ, E इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स। क्या मैं टोटल एनर्जी को यहां से हटा के इस साइड लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, इक्वेशन तो सेम है। अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम को इसके मोमेंटम ऑपरेटर से रिप्लेस कर दूं, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, मोमेंटम को मोमेंटम ऑपरेटर को कैसे दिखाते हैं, कैप की हेल्प से दिखाते हैं। और मोमेंटम ऑपरेटर का एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। तो जैसे ही हम इस मोमेंटम को मोमेंटम ऑपरेटर से रिप्लेस करेंगे तो ये एक ऑपरेटर इक्वेशन बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पी एक्स स्क्वायर को ऑपरेटर फॉर्म में लिखना होगा, यानी पी एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। रिजल्ट आएगा आई स्क्वायर एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अच्छा, आपको पता है ना आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब पी एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर के स्क्वायर का एक्सप्रेशन मिल गया। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को ऑपरेटर की फॉर्म में लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, देखो लिख लेते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 2m था तो यहाँ 2m लगा देंगे, और यहाँ पे अगेन प्लस वी एक्स इक्वल टू वी एक्स इक्वल टू ई। अच्छा, ये एक ऑपरेटर इक्वेशन है। मैं बताऊं क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर क्या होते हैं। कभी भी अगर मुझे इस ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल अगर ओ एक ऑपरेटर है तो ये ऑपरेटर मेजर क्या करेगा, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वेव फंक्शन ऑपरेट कर देते हैं। तो जैसे ही ये ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये ऑपरेटर मेजर क्या करेगा। तो ये फॉर एग्जांपल लैम्डा क्वांटिटी मेजर कर रहा है, तो ये लैम्डा क्या है, अ मीजरेबल क्वांटिटी ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट होता है तब जाके हमें वो कोई एक मीजरेबल फिजिकल क्वांटिटी की, एक मीजरेबल फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू दे पाता है। तो इसका मतलब अगर मुझे ये जानना है क्वांटम मैकेनिक्स में कि ये ऑपरेटर इक्वेशन करेगी क्या, तो हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर इक्वेशन में एक साइड को ऑपरेट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है इसी को हम कहते हैं वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। दिस इज वन, शॉर्ट में लिखते हैं, वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है,
नोट्स में बनवा दूंगा इस वीडियो के लास्ट में ही। मैं श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर आप नोट्स में क्या क्या लिखोगे वो मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत करो। डेरिवेशन आपको समझ में आए ये पहले इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने ड्राइव करना सीख तो लिया है। कैसा था फॉर्म? ऐसा था कुछ, साई प्लस वी एक्स साई इक्वल टू ई साई। पर जनरली हमें सिर्फ यही इक्वेशन देखने के लिए नहीं मिलती। क्वांटम मैकेनिक्स में इस श्रोडिंगर इक्वेशन को और अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है। बट ये जो फॉर्म मैंने फर्स्टली ड्राइव की है ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। बट इसके अलावा और तरीके से भी हम वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे। पहले हम क्या करें, इसी इक्वेशन में हम E को इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस वी एक्स साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू नहीं माइनस इधर ले लेना, माइनस ई साई इक्वल टू 0। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, साई प्लस माइनस ई माइनस वी एक्स साई इक्वल टू 0, क्योंकि आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ई माइनस का होगा और वी एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अच्छा, पूरी इक्वेशन से माइनस हटा दूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस वी एक्स साई इक्वल टू 0। ठीक है, इस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m को इस साइड ले सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर e माइनस वी एक्स साई इक्वल टू 0। तो ये आपकी दूसरी फॉर्म हुई, मतलब ये भी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है और ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये भी आपको बुक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा एक और फॉर्म जो बुक्स में मिलती है वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की, जब हम h क्रॉस की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं h अपॉन 2 तो h क्रॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस जैसी वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी एक्स साई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो एग्जाम में वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में आप श्रोडिंगर इक्वेशन को यहां तक भी ड्राइव करके आ सकते हो या इस इक्वेशन तक भी ड्राइव करके आ सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, एक तरह से वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फिजिक्स में ये श्रोडिंगर इक्वेशन बताती क्या है वो भी समझना जरूरी है। तो उसको समझने के लिए हम नीचे वाली श्रोडिंगर इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया। ठीक है, तो मैं बता दूं ऐसा लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, साई को बनाना है y एंड 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी एक्स को लिखना है लैम्डा स्क्वायर। तो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y इक्वल टू 0। हमें पता है ये मैथमेटिक्स में क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम इसकी बात कर लें या इसकी बात कर लें, ये दोनों ही श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, एक
यानी हम फाइनली क्या कह सकते हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, और मैथ में हमने पढ़ रखा है कि जब भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें y का एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैथ में सॉल्व करते हैं और y का एक्सप्रेशन मिल जाता है, तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन भी तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब भी हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें साई का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में साई क्या है? साई है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होते हैं वो सब सिस्टम वेव नेचर शो करते हैं। तो उस वेव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमें क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कब कर पाएंगे? जब हम पोटेंशियल एनर्जी V का एक्सप्रेशन पुट करेंगे। जैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इस श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करेंगे तब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ x हो, इज द फंक्शन ऑफ x हो, तो हमें इस श्रोडिंगर इक्वेशन को जब भी हमने सॉल्व किया, हमें वेव फंक्शन भी फंक्शन ऑफ x ही मिला। यानी साई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया फॉर एनी पोटेंशियल जो डिपेंड करता था पोजीशन पे, तो हमें ऐसा वेव फंक्शन मिला उस सिस्टम का जो वेव फंक्शन पोजीशन पे ही डिपेंड करता था। इसका मतलब ये दोनों श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस v x इंटू साई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e साई इज द फंक्शन ऑफ x। तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन को जनरली ऐसे लिखते हैं। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ x है तो साई भी फंक्शन ऑफ x ही होगा। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से हम दूसरी श्रोडिंगर इक्वेशन को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे? डेल स्क्वायर साई इज द फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी एक्स साई इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, दिखाई दे रहा है? तो इस तरह से हम श्रोडिंगर इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, यहां इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लो और एग्जाम में यहीं तक डेरिवेशन करके आना। वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का जो डेरिवेशन करके आओगे यहां तक करके आओगे। दिस इज द वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। अब बात करते हैं वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की। तो देखो, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमें कब मिलेगी? जब पार्टिकल ऐसे पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा हो जो फंक्शन ऑफ पोजीशन और टाइम दोनों है। कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड करती हो। इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल।
ठीक, आप लिख सकते हो इफ V इक्वल टू वी एक्स टी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, देन तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स टी इक्वल टू ई, यानी टोटल एनर्जी। अब हमें पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब जो टोटल एनर्जी ई है वो भी टाइम पे डिपेंड करेगी। इट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन टाइम। तो जब ऐसा केस होता है, तो जब हमें क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसे केस के लिए ड्राइव करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम को उसके ऑपरेटर से तो रिप्लेस करेंगे ही करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे मोमेंटम क्या था, पी एक्स स्क्वायर, तो पी एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, वो क्या था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस क्योंकि यहाँ पे एनर्जी पार्टिकल की वो भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो हम एनर्जी को भी उसके ऑपरेटर से रिप्लेस कर देंगे। ऑपरेटर को कैप से दिखाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑपरेटर क्या था, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो ये जो इक्वेशन होगी, दिस becomes an ऑपरेटर इक्वेशन। अरे क्वांटिटीज को अगर मैंने उनके ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ऑपरेटर इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा ये, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टी इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। अब जो ये ऑपरेटर इक्वेशन है, इसे मुझे एक फंक्शन पे ऑपरेट करना होगा, क्योंकि हमने देखा है क्वांटम मैकेनिक्स में कोई ऑपरेटर तभी सॉल्यूशन देता है जब वो ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट हो, तभी जाके मुझे कोई क्वांटिटी मेजर करके देगा वो ऑपरेटर, इस तरह से। तो यानी ऑपरेटर को मुझे वेव फंक्शन पे ऑपरेट करना है, तो मैं यहाँ पे वेव फंक्शन साई को इस इक्वेशन में ऑपरेट कर देता हूं, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन है इसी को हम कहते हैं वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द वन डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। इतना आप पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, एक और बात बताता हूं, क्योंकि हमने पिछले केस में ही देखा था कि अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन कैसी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी को इस फॉर्म में लिखें, यानी पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और टाइम पे अगर डिपेंड कर रही है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो भी कैसा सॉल्यूशन आएगा, साई इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, ऐसा सॉल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन में साई को एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो हम यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस वी एक्स टी साई एक्स टी, ठीक है।
इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई एक्स टी। ठीक है, तो ये हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी इन वन डायमेंशन। तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन हमें अज्यूम करना है कि एक पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ वेलोसिटी v मूव करा। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थ्री डायमेंशनल वेलोसिटी हो जाएगी, यानी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, यानी वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट है यहाँ पे। और ये जो मास m है वो कहाँ मूव कर रहा है, एक पोटेंशियल फील्ड में। अब जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होगा वो भी थ्री डायमेंशनल होगा, एक्स वाई जेड। तो आप क्या कर सकते हो, v इक्वल टू वी एक्स वाई जेड इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मूविंग पार्टिकल, ऐसा लिख सकते हैं। या एक और वर्ड यूज होता है, पार्टिकल इज मूविंग इन पोटेंशियल फील्ड v इक्वल टू वी एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, कैसे भी लैंग्वेज लिख सकते हो। यहां मैं बता दूं, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और अगर मास और वेलोसिटी पता है पार्टिकल की, तो p इक्वल टू एम वी क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये सब पॉज करके नोट करते रहा करो। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, थ्री डायमेंशनल वेलोसिटी है। इसका मतलब पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा, जिसे हम एम वी लिख रहे हैं, ये कैसा होगा, पी एक्स आई कैप, यानी तीनों कंपोनेंट होंगे मोमेंटम की। क्लियर हो गई बात, यानी ये मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, जैसे हम p इक्वल टू एम वी लिखा है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ठीक है, ये सब पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, अब क्लासिकली इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होगी, देन टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, तो क्लासिकली टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, v इक्वल टू v इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू टोटल एनर्जी E। ये होगी टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। अब पहले की तरह जैसे हमने पहले किया था, अब भी हमें वही करना है। हमें टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में मोमेंटम को उसके ऑपरेटर फॉर्म से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो P है वो क्या है, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। लेकिन जब मैं इसके ऑपरेटर से रिप्लेस करूंगा तो ऑपरेटर क्या हो जाता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स क्या होगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, बट यहां पे क्या है, मोमेंटम का स्क्वायर है। तो देखो, यहां से अगर मैं मोमेंटम का स्क्वायर निकालूं, पी स्क्वायर, तो क्या होता है, पी डॉट
पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से हमें दिख रहा है ना, पी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। पी वाई की वैल्यू क्या है, माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई। और पी जेड की वैल्यू क्या है, माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड। ये हो गए मोमेंटम ऑपरेटर के तीनों कंपोनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर दूं, तो ये हो गया हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो पी ऑपरेटर का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, इन सबका स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, इन सबका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, आई एच का होल स्क्वायर माइनस आई एच का होल स्क्वायर बाहर आएगा, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर मिल जाएगा हमें। ठीक है, मैं मिटा दूं, पॉज करके नोट कर लूं। तो यहां से हमें मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम का मोमेंटम ऑपरेटर भी पता है और मोमेंटम स्क्वायर का ऑपरेटर स्क्वायर भी पता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक और मेरे को नोटेशन पता है। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया पी ऑपरेटर का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो ये माइनस का एच कैट स्क्वायर हो जाएगा, और हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इतनी बात समझ गए। देखो मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स में डेल का मतलब होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, और डेल्टा स्क्वायर का मतलब होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये होता है। तो क्या मैं इन दोनों ऑपरेटर को इस ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकता हूं, डेल्टा की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, पी कैप इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा, ये हो गया मोमेंटम ऑपरेटर। और यहां से हमें क्या मिलेगा, पी कैप स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर। ठीक है, दिखाई दे रहा है, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो कहने का मतलब हमें दो रिजल्ट मिले। पहला, हमें पी को जब हम ऑपरेटर से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा। और ऐसे जब पी इस मोमेंटम के स्क्वायर को ऑपरेटर से रिप्लेस करेंगे तो पी ऑपरेटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। दोनों हमें पता है। ठीक है, तो बेटा दूं, अच्छा एक बात बताओ कि पार्टिकल कैसे पोटेंशियल फील्ड में था, जो फंक्शन ऑफ पोजीशन है। इसका मतलब जो एनर्जी होगी वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी तो हमें एनर्जी ऑपरेटर लगाना भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखूंगा, रिप्लेसिंग मोमेंटम बाई इट्स ऑपरेटर वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक ऑपरेटर इक्वेशन। तो लिख दें ऑपरेटर इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड इक्वल टू ई। ठीक है,
ये एक ऑपरेटर इक्वेशन है, तो इस ऑपरेटर इक्वेशन को हमें एक वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करना होगा, तो हमने यहाँ साई लिख दिया। यहाँ ये वेव फंक्शन है जो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बार बार नहीं कहूंगा। यहाँ पे जो वेव फंक्शन है ये उसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस v इक्वल टू एक्स वाई जेड पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि हमें पहले से पता है अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो जब भी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे साई भी हमें फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ही मिलेगा। तो मैं क्या इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब साई की जगह ये लिख देना, ठीक है, लिख देते पूरा। अब जब स्टार्ट ही कर दिया बताना, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई एक्स वाई जेड प्लस वी एक्स वाई जेड साई एक्स वाई जेड इक्वल टू ई साई एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दिस इज द थ्री डायमेंशनल, आप लिख सकते हो इसे, दिस इज द थ्री डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक। इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा दूं। अब क्वांटम मैकेनिक्स में थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को भी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, यहाँ पे जो ऑपरेटर है एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। इस ऑपरेटर को क्वांटम मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। मैं आपको बताऊं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को, अब क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा स्क्वायर क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसका मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को और भी डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, एच स्क्वायर अपॉन 2m ब्रैकेट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस वी एक्स वाई जेड इक्वल टू हैमिल्टोनियन। यहां पे मैं एक और शॉर्ट में बता देता हूं कि एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, यानी अगर हम सिंगल डायमेंशन में लें तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसा हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन वन डायमेंशनल। बट यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, क्योंकि हम थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप चाहें जैसे भी लिख सकते हैं। अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, क्या मैं इस श्रोडिंगर इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड, और मैंने साई को बाहर निकाल दिया इस ऑपरेटर से, इक्वल टू ई साई। अब क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट ऑन साई गिव एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी हमें यहां से पता चला कि जो क्वांटम मैकेनिक्स का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जिसका एक्सप्रेशन ये क्या है, 3D
हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और ये क्या है, वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम को कैलकुलेट करता है। तो यहां हम लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो। तो इसका मतलब थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम हैमिल्टोनियन फॉर्म में अगर लिखें तो H ऑपरेट्स ऑन साई गिव्स एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो ये भी एक तरह से हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई। ये श्रोडिंगर इक्वेशन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर हो गई बात? बट इसके अलावा एक और फॉर्म हम जानते हैं। अगर मैं E को इस साइड ले आऊं तो क्या हो जाएगा? अगेन वैसे ही करेंगे इस इक्वेशन से, h² / 2m del² psi प्लस v x y z psi माइनस e psi इक्वल टू 0। हमने पहले भी ऐसा किया है। तो क्या हो जाएगा? -h×² / 2m del² psi प्लस e माइनस, यहां माइनस होगा, ठीक है, माइनस e माइनस v x y एंड z, ये बड़े ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा साइन इक्वल टू 0। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? h² / 2m del² psi प्लस e माइनस v x y z, और ये ऑपरेट कर दिया हमने साइन। तो अच्छा, इसके बाद आती है वो फॉर्म, इंप्लाइज दैट del² psi इज इक्वल, सॉरी, प्लस 2m अपॉन h² e माइनस v x y z ब्रैकेट क्लोज साइन। तो ये हमारी थ्री डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की एक और फॉर्म होगी। ठीक है, बट इसके अलावा भी एक और फॉर्म होती है। कैसी? ठीक है, कर देते हैं। हमें पता है रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? h/2π। तो h×² की वैल्यू क्या होगी? h/4π। यहां वैल्यू पुट करोगे तो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बन जाएगी? और del² psi प्लस 8π² m अपॉन h² e माइनस v x y z ब्रैकेट क्लोज साइन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन की कितनी फॉर्म हो गई? एक तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। ठीक है, बट इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। बट अगर मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का ये जो डेल्टा ऑपरेटर है, ये डेल्टा ऑपरेटर को हमें पता है क्या है? डेल्टा स्क्वायर क्या होता है? del² अपॉन del² प्लस del² अपॉन del² प्लस del² अपॉन del z²। ये हमें पता है ना। मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए मेरे पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? del² psi अपॉन del x² प्लस del² psi अपॉन del y² प्लस del² psi अपॉन del z²। ये इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, प्लस 2m अपॉन h×² e माइनस v
एक्स वाई जेड साई इक्वल टू 0। जगह खत्म हो गई ना। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको भी आप एक नंबर दे सकते हो, यानी ये फिफ्थ फॉर्म हो गई। अच्छा, इस इक्वेशन से अगर आप डेल्टा ऑपरेटर को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी एक्स वाई जेड ब्रैकेट क्लोज साई इक्वल टू 0। तो ये आपकी हो गई सिक्स्थ श्रोडिंजर इक्वेशन फॉर्म, यानी एक तरह से ये सिक्स फॉर्म हो गई। तो आप देख सकते हो आप 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन को 6 अलग अलग तरीकों से लिख सकते हो। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो अब 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें यह अज्यूम करना पड़ेगा कि जो हमारा पार्टिकल है वो ऐसे पोटेंशियल फील्ड में ट्रैप्ड है जो फंक्शन ऑफ पोजीशन भी है और टाइम भी है। ठीक है, यानी जो हमारा पार्टिकल है वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स पार्टिकल इज मूविंग इन पोटेंशियल फील्ड V इक्वल टू V एक्स वाई जेड एंड टी, यानी फंक्शन ऑफ पोजीशन और टाइम दोनों है। ठीक है, जो हमारा पार्टिकल जिस पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है, या इसको हम और तरीके से बोल सकते हैं, मीन्स लेट पार्टिकल हैज पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू V एक्स वाई जेड टी which depend upon time, which depend upon time, जैसा कि हमने पहले किया था 1 डायमेंशन के केस में। तो जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी E हो जाएगी वो क्या होगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड एंड टी, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि मुझे श्रोडिंजर इक्वेशन ड्राइव करना है तो मैं क्या करूंगा, इस एनर्जी को यहां पे लिख दूंगा। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब पार्टिकल की टोटल एनर्जी भी टाइम पे डिपेंड करेगी। हियर वी सी दैट टोटल एनर्जी E of particle depend upon time। इसका मतलब अगर मुझे इसे श्रोडिंजर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को, तो मुझे एनर्जी को एज अ एनर्जी ऑपरेटर से रिप्लेस करना है। कहने का मतलब जैसे हमें श्रोडिंजर इक्वेशन बनाने के लिए मोमेंटम को इसके मोमेंटम ऑपरेटर से रिप्लेस करना होता है, माइनस आई एच स्क्वायर डेल, वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी को उसके एनर्जी ऑपरेटर से रिप्लेस करना है। एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, ऐसे ही करना है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, इसको पॉज करके तो आपने नोट कर ही लो। ठीक है, मैं मिटा दूं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम मोमेंटम को उसके मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी को एनर्जी ऑपरेटर से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, बिकॉज एनर्जी भी टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो देखो, जब हम पी स्क्वायर ऑपरेटर, पी स्क्वायर मोमेंटम को इसके पी स्क्वायर मोमेंटम ऑपरेटर से रिप्लेस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू, हम बहुत बार कर चुके हैं, ये हो जाएगा माइनस
एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं कि हमें एनर्जी को किससे रिप्लेस करना है, बाई एनर्जी ऑपरेटर, और उसकी वैल्यू क्या है, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। ठीक है, तो ये काम करते हैं, मिटा दो, पॉज करके नोट कर लो। तो जैसे ही हमने इस क्लासिकल इक्वेशन में मोमेंटम की जगह मोमेंटम ऑपरेटर लगाया, माइनस आई एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, और एनर्जी को हमें किससे रिप्लेस करना है, बाई एनर्जी ऑपरेटर। क्या हो जाएगा, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। तो ये क्या हो गई, एक ऑपरेटर इक्वेशन हो गई। अब मैंने बताया था ऑपरेटर इक्वेशन अपने रिजल्ट तब देती है जब वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होती है। तो इसके ऊपर एक वेव फंक्शन अप्लाई कर दो। तो जो ये इक्वेशन मिली हमें, आप कहोगे दिस इज 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लो। मैंने बताया था कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जब भी हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पोटेंशियल को एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स वाई जेड एंड टाइम रखेंगे, तो हमें जो वेव फंक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। यानी अगर इस श्रोडिंगर इक्वेशन में हमने पोटेंशियल को एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन प्लस टाइम रखा है, तो जो सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो भी एज अ फंक्शन, जो वेव फंक्शन साई आएगा वो फंक्शन ऑफ पोजीशन प्लस टाइम आएगा। इसका मतलब हम इस श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर साई प्लस, साई को कैसे लिख दोगे, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी प्लस वी एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, और यहां पे भी आप लिखोगे साई एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई एक्स वाई जेड एंड टी। तो आप 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो। इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन के नोट्स बनाओगे तो आप लिख सकते हो, लेट अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ पोटेंशियल फील्ड V if particle has mass m and velocity v equal to vx I cap vy j cap plus vz k cap, then momentum of this particle is p equal to px I cap py j cap pz k cap। कहने का मतलब है एक पार्टिकल अगर रेंडमली किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट होंगे। अगर वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट हुए तो जो पार्टिकल का मोमेंटम होगा उस मोमेंटम के भी तीनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, वेयर px इक्वल टू mvx, py इक्वल टू mvy, pz इक्वल टू mvz। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आप लिखोगे देन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स टोटल एनर्जी E ऑफ दिस पार्टिकल इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने यहाँ T से डिनोट किया है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी V। पोटेंशियल एनर्जी वही जिस पोटेंशियल फील्ड में वो पार्टिकल मूव कर रहा था। ठीक है, तो आप लिखोगे E इक्वल टू टी प्लस वी। तो मोमेंट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज रख दोगे। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कर दोगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो उसके बाद आप ये लिख सकते हो, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिपेंड ओनली ऑन पोजिशन ऑफ पार्टिकल दैट इज V इज इक्वल टू वी एक्स वाई जेड। यानी पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ पोजीशन,
देन टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस एज, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप ये लिख सकते हो p स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स वाई जेड इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब हमें क्या करना है, नाउ रिप्लेसिंग मोमेंटम p स्क्वायर बाई इट्स मोमेंटम ऑपरेटर p ऑपरेटर स्क्वायर एंड ऑपरेट न्यू इक्वेशन, जो नई इक्वेशन मिलेगी, ऑपरेट दिस न्यू इक्वेशन ऑन अ वेव फंक्शन साइज। तो जो भी इक्वेशन मिली, जैसे ही हमने इस मोमेंटम को मोमेंटम ऑपरेटर से रिप्लेस किया, मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर पी कैप स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। इसको हमने यहाँ पुट किया तो 2m तो नीचे ही रह गया और p के जगह क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर आ गया, एच कैप स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, और हमने इस इक्वेशन में साई से मल्टीप्लाई कर दिया। यह इस रिजल्टिंग इक्वेशन को हमने साई के ऊपर ऑपरेट कर दिया। तो इस तरह से हमें दिस इज 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इस तरह से हमें 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, इतना नोट करने के बाद आप क्या लिख सकते हो, इतना करने के बाद आप लिख सकते हो एच वी नो दैट H इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड। ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। H is a Hamiltonian operator. H is the Hamiltonian operator. Is the Hamiltonian operator. So अब इसे इक्वेशन सेकंड कर सकते हैं। So इक्वेशन सेकंड कैन बी रिटन एज, इक्वेशन सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एच कैप यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब साई पे ऑपरेट होगा तो एनर्जी आइगन वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज ऑल्सो अ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी। ये दोनों की दोनों क्या है, 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करो। तो अगर आपको श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ड्राइव करनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इफ पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ पार्टिकल डिपेंड अपॉन बोथ पोजीशन एंड टाइम, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन और टाइम दोनों है। अगर ऐसा है then total energy E of particle is also depend upon both position और time, position and time, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर फंक्शन ऑफ पोजीशन और टाइम है तो हमें क्लियरली इस इक्वेशन से दिख रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी फंक्शन ऑफ पोजीशन और टाइम दोनों होगा, यानी जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी है वो पोजीशन पे भी डिपेंड करेगी और टाइम पे भी डिपेंड करेगी। वही स्टेटमेंट मैंने लिखा है। अब हमें क्या करना है, नाउ रिप्लेसिंग p स्क्वायर यानी मोमेंटम का स्क्वायर को हमें रिप्लेस करना है मोमेंटम ऑपरेटर के स्क्वायर से, जो होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, और हमें रिप्लेस करना है एनर्जी को एनर्जी ऑपरेटर से, जो होता है आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। जैसे हम इस इक्वेशन में मोमेंटम और एनर्जी को ऑपरेटर से रिप्लेस करेंगे, रिजल्टिंग ऑपरेटर इक्वेशन ऑपरेट ऑन अ वेव फंक्शन साई, देन वी गेट, तो देखो p स्क्वायर को हमने किससे रिप्लेस करना है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, 2m था तो 2m हमने वही रख दिया। अब हमें इसको साई के ऊपर ऑपरेट करना है तो साई लिख दिया, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी को साई से मल्टीप्लाई कर दिया और एनर्जी को हमने एनर्जी ऑपरेटर आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी से रिप्लेस कर दिया और साई को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो ये जो नई इक्वेशन हमें मिली यही है, दिस इज द टाइम
डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब क्या हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को भी हैमिल्टोनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। पॉज करके आप नोट कर लिया करो, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है, एज वी नो दैट H इक्वल टू कितना होता है? माइनस H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस V x y z एंड t, वेयर H क्या है हमारा? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। देन Schrodinger equation can be written, then Schrodinger equation can be written in terms of H cap operator। हमें पता है ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जब वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट होगा तो अगेन हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन है ये भी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज द थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तो ये भी जो इक्वेशन थर्ड है और जो इक्वेशन फोर्थ है, ये दोनों की दोनों, ठीक है, नंबर आप अपने हिसाब से कर लेना। कहने का मतलब फाइनली क्या है कि इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ ये दोनों की दोनों थ्री डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके बाय।